नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का भैया। नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। जय राम जी की जय भीम भैया, जय भीम। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए अपने उस इतिहास की श्रृंखला को आगे लेकर के चलते हैं। मॉडर्न इंडिया एक मॉडर्न इंडिया की एक बात है कि किसी ने कहा भारत में ही कि अगर अंग्रेज ना आते तो विकास ना होता, विकास ना होता। और अंग्रेजों ने यह बात यूरोप में जाकर के बताई, पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी, किताबें कि भारत का सभ्य बनाना और भारत को विकसित करना या विकासशील के मार्ग पर लेकर आना यह अंग्रेजों की ही देन है। क्योंकि दो मित्र थे, एक मित्र के कान में दर्द था विगत 2-3 सालों से, उसकी वह दवा भी कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था वो। दोनों मित्र थे, आपस में दोनों का विद्रोह हो गया, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। तो दूसरे मित्र ने उस पहले मित्र को, जिसका कान खराब था, कान खराब चल रहा था, उसको बहुत जोर से एक चाटा मार दिया, बहुत जोर से मारा। किसी बात को लेकर के बवाल हो गया और उसको नहीं पता था कि उसके कान में दर्द है, तकलीफ है, क्या है क्या नहीं है, मार दिया उसने। तत्काल प्रभाव से तो बहुत ही आवेशित तो दोनों हुए, जिसको चोट लगी वो भी और वो भी। लेकिन 1-2 दिन बाद पता चलता है कि जिसको हमारा था, जिसके कान में दर्द था, जो मित्र था, उसके कान का दर्द ठीक हो गया, कान का दर्द ठीक हो गया। अब कान का दर्द ठीक हो गया, यह बात जब उस मित्र को पता चली, कोई कॉमन मित्र रहा होगा तो उसने बताया होगा एक दूसरे को जाकर के कि उसके कान का दर्द ठीक हो गया। तुम चाटा मार दिया, ऐसा कैसे मार दिया, गजब चाटा मारते हो। अब जिसने चाटा मारा था वह बुलाया उसको, कहा तुम आओ, मिलने आओ। बड़े घनिष्ठ मित्र थे सब, बुलाया और मिलने आए। तो उसने कहा कि मुझे थैंक यू बोलो। तो अब आप बताइए, जिसके कान में दर्द था वह थैंक यू बोले या नहीं बोले। और इसमें भावना को दूर रखिएगा, अपने हृदय की भावना को, तर्कों को देख करके और सही निर्णय दीजिएगा। ठीक, थैंक यू बोले कि ना बोले, ठीक, क्या थैंक यू बोलना अपरिहार्य है, प्राथमिक कार्य है, अथवा क्या। फिलहाल मैं कहानी शुरू कर रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देते रहिएगा। 1756 में बंगाल का नवाब बना कौन? सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। इस समृद्धि का अधिपति बना कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान फोर्ट विलियम को एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक के द्वारा किलाबंद करवाया जा रहा था। और इस किलाबंद का विरोध करते हुए सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया और रोजर ड्रेक को बहुत मारा। रोजर ड्रेक जाकर के किस द्वीप पर? उल्टा द्वीप पर जाकर के शरण लिए, जान बचाते हुए। और रोजर ड्रेक ने वहीं से दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूचना भेजी, बंगाल में माहौल खराब है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर बना करके किसको? रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया, रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया। और 1756 का बैकग्राउंड है हमारे भारत का। उस समय एक युवा और एक मैच्योर पर्सन, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं।
सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की जिम्मेवारी मानिक चंद को दे दिया था। मानिक चंद को दे दिया था। मानिक चंद एक सिविल ऑफिसर थे। रॉबर्ट क्लाइव वहां पहुंचा और गेम करने लगा। इधर उसके पहले सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो इसके निकट प्रतिद्वंदी रहे, कंपटीटर रहे, जो इसका बड़ा विरोध करते थे। एक इसकी मौसी घसीटी बेगम, और जो इसकी व्यक्तिगत कमियां रहीं उसके कारण घसीटी बेगम और शौकत जंग, ये दोनों लोग बंगाल की नवाब की दावेदारी पर थे। और रॉबर्ट क्लाइव को बस इतना ही तो चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव यही काम तो किया, काम डुप्ले किया। उसका लाभ कौन लिया? रॉबर्ट क्लाइव। कर्नाटक में राजा बनाने की ही तो बात थी। राजा कौन बनेगा? भारत से हाथ उठ गए, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। आओ आगे आओ, लड़ो मेरे साथ, तुमको राजा बना देंगे। ये नहीं बताया कि राजा तुम बनाओ, राजा मैं तुमको बनाऊंगा तो तुम्हारा किस प्रकार मैं यूज करूंगा, ये नहीं बताया। हाँ, राजा बना देंगे, राजा के पद पर क्राउन्स तुमको पहना देंगे, चलाएंगे अपने मन से। मन की बात रही अंग्रेजों की। अब ऐसे समय में घसीटी बेगम और शौकत जंग रॉबर्ट क्लाइव के सहयोगी हो गए। सिराजुद्दौला उधर अकेले पड़े। कोई जानकारी नहीं सिराजुद्दौला को, अपने शासन के बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा रुकिए, हम पढ़ लें। संजना अंबेडकर जो है, तुम पिछले क्लास से जो है तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं दूर हो पा रहा है। सर जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कहना चाहिए कि बंगाल का गवर्नर? संजना, तुम्हारा कल से यह सवाल है, तुम मान लो। अगर नहीं मान पा रहे तो थोड़ा सोचो कि जिस क्षेत्र में भेजा जाएगा, तुम मान लो डीएम बनी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी, बनी ना, तो तुम अब जिस जनपद में जाओगी, किस किस जनपद की हो तुम, मान लो उस जनपद, तो उसी जनपद की डीएम कहलाओगी ना। डीएम किसकी कहलाओगी? जनपद की कहलाओगी ना। आप भारत सरकार के डीएम तो है ही हैं, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन आप अगर जिस लखनऊ में पहुंचे आप, तो लखनऊ के डीएम कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? बस उतनी सी बात है। वह इतना बवाला बड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं है। लखनऊ के डीएम वह तय कर दिए गए, तो लखनऊ के डीएम कहलाएंगे ना। तय कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या भारत सरकार का डीएम कहलाता है? जिले का डीएम कहलाता है। लखनऊ का डीएम, हरदोई का डीएम, सीतापुर का डीएम, बरेली का डीएम, रायबरेली का डीएम, गोरखपुर का डीएम। ये क्या है? ये तो वहां का क्षेत्र का है। इधर देखो, अब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी रहे और रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते ही गेम करने लगा। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा और रॉबर्ट क्लाइव गेम करने लगा। पहला काम, जो फोर्ट विलियम था, इस फोर्ट विलियम को मानिक चंद को घूस दिया। मानिक चंद को क्या दिया? ब्राइब दिया, घूस। बहुत सारा धन दिया रॉबर्ट क्लाइव और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। पहला काम, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मानिक चंद को अथाह रुपया देकर के उसको कहा साइड हो जाओ, फोर्ट विलियम पर हम रहेंगे, और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। दूसरा काम, इसने बंगाल के विभीषणों को बुलाया। किसको बुलाया? बंगाल के विभीषणों को बुलाया। विभीषण आप बंगाल, विभीषण को बुलाया, बंगाल के विभीषणों को बुलाया। सही लिखा। एक विभीषण तो लंका खा गए, बहुत सारे विभीषण हैं। कौन कौन? अरे भैया, स्वयं सिराजुद्दौला का सेनापति, जो सेना का कमांडर है,
मीर जाफर, क्योंकि सौदा इन्हीं से हुआ है। राय दुर्लभ, खादिम खान, ये एक एक विभीषण तो लंका खा गए, ये कितने कितने बड़े विभीषण हैं। खादिम खान कहे मुझे रेवेन्यू चाहिए। रॉबर्ट ने कहा अरे क्या दिक्कत है, सिराजुद्दौला को हटाइए, मैं सबको कर रहा हूं। मिर्जाफर सेनापति थे सिराजुद्दौला के, सेनापति किनारे हो गया, सेनापति ही किनारे हो गया। सोचिए, जिसको लड़ना है राजा के साथ में, वही जाकर के मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, बढ़िया भोज दिया, सबको बढ़िया पैसा दिया और सबको लोभ लोभ का पद दिया। क्या तय हुआ? मिर्जाफर राजा बनेंगे बंगाल के, राय दुर्लभ सेनापति रहेंगे, खादिम खान रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। देखेंगे ऐसी स्थितियां बनी कि बंगाल के विभीषणों को उसने कैप्चर किया। किसी को तोड़ना हो तो उसके घर के भेदी को तोड़ लो। तीसरा काम, किसी का अगर पतन करना हो, तब पतन किसके लिए? सिराज के लिए फैलाया जा रहा है। कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। तीसरा, व्यक्तिगत सिराजुद्दौला का चारित्रिक हनन किया, जिसको व्यक्तिगत प्रभाव कहते हैं। एक झूठी रचना रची गई कि बंगाल में जब रोजरड्रेक को यह फरार कर रहा था, सिराजुद्दौला जब बंदियों को पकड़ा तो इनको कैदियों को 14 फीट 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े मात्र इतने से छोटे रूम में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। अगले सुबह जब कैद खाने का दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 लोग जिंदा थे। झूठी रचना, हालवेल एकमात्र इतिहासकार ने लिखा इस बात को। केवल व्यक्तिगत चारित्रिक हनन, समाज में किसी को तोड़ना हो तो उसके व्यक्तिगत प्रभाव को तोड़ दीजिए, केवल कोई दोष लगा दीजिए, कोई कलंक लगा दीजिए, अभी मामला डाउन हो जाएगा। यहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं इसको। काल कोठरी की घटना, बंगाल के प्रजा के सामने उसके राजा की भर्त्सना की गई कि इसने 146 अंग्रेजों को कैद किया था, अगले दिन 23 जिंदा बचे थे, यह सिराजुद्दौला है। ये झूठी रचना रची गई। पूरी भूमिका बनाई जा रही है प्लासी के लिए, पूरी भूमिका तैयार हो रही है और इसकी भूमिका में सब लोग उसके साथ खड़े हैं, रॉबर्ट क्लाइव के साथ खड़े हैं, समस्त बंगाल के विभीषण उसके साथ पहुंचे हुए हैं। पहली बात क्या? फोर्ट विलियम पर कब्जा, बहुत सारा ब्राइब देकर के, किसको? मानिकचंद को। यही गलती जो सिराजुद्दौला ने किया था कि मानिकचंद को दे दिया। क्यों दे दिया? मिलिट्री रख देते। दूसरा, विभीषणों को बुलाया। मिर्जाफर जो स्वयं सेनापति हैं, बंगाल के नवाब के सेना के कमांडर हैं, वही मिल गए जाकर के, कहे हम राजा बनना चाहते, साहब हमको राजा नहीं बनने दिया जा रहा। और तीसरा, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, 20 जून 1757 की रात अंग्रेजों को कैद में बंद कर दिया गया। 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े केवल मात्र छोटे से कमरे में इतने लोगों को एक मुश्त बंद कर दिया गया। अगले दिन दरवाजा खोला गया तो उसमें से 23 लोग जिंदा थे। उसमें से एक हालवेल था जिसने उसको बात को लिखा था। गलत बात है, दोष लगाया गया उसके ऊपर। अब तो भूमिका तैयार है, अब तो केवल सिराजुद्दौला को उकसाना है। और अगला काम, चौथा, बंगाल के नवाबों ने फ्रांसीसियों को शरण दी थी चंद्रनगर में। अब उसी चंद्रनगर में रात में फ्रांसीसियों का यह ठिकाना था, फ्रांसीसियों का यह गोदाम था। इन्हीं चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने हमला बोल दिया।
और यह केवल और केवल एक कारण मात्र रहा कि प्लासी का युद्ध हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव भूमिका सबको बना लिया था, उनकी सेना को अपने अंदर कर लिया था, ये उनको गाली दिलवा दिया था प्रजा के सामने, और उधर फोर्ट विलियम कब्जे में था ही। अब तो उसको केवल एक झगड़ा करना है, डिस्कॉर्सेस करना है, जिससे यह बवाल हो जाए और हमारे उसके बीच में हाथापाई हो जाए, केवल इतना करना था। और ऐसे करने में यह चंद्रनगर फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों ने रात्रि में हमला कर दिया। चंद्रनगर गोदाम था, कोठी थी अथवा फैक्ट्री थी फ्रांसीसियों की, जो बंगाल में थी। अब झगड़ा का माहौल बना, अब शोर शराबा का माहौल बन गया। अच्छा, प्राची रानी ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल काल कोठरी घटना कहते हैं कि सिराजुद्दौला इतना निर्दयी था कि अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अब 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में 100 से ज्यादा लोग आ पाएंगे? 100 से ज्यादा यार, 20 से ज्यादा लोग सांस नहीं ले पाएंगे सही से बैठ जाएं तो। कितना एरिया हुआ? उसने कहा कि 146 अंग्रेजों को कैद किया था, और इतना निर्मम यह राजा है कि उसने सुबह दरवाजा खोला तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे और सब मर गए थे। झूठी बात लिखी गई, मात्र एक इतिहासकार लिखता है इस बात। और चौथा, चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया, डिस्कॉर्सेस कर दिया, झगड़ा कर दिया, और यही कारण बना 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तेईस जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल में ही हुआ है। एक तरफ कौन है? बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब उस समय कौन है? सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला। अब तो केवल यह कल खानापूर्ति था और कुछ नहीं था। इनके तरफ से कौन है? मीर मदन और मोहन, ये लोग वीरता से लड़ते रहे। बाकी मीर जाफर, जो स्वयं सेनापति था बंगाल के नवाब की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से हो गया था, आया साथ ही में, और अंग्रेजों को बता दिया था कि पप्पू वहां बैठे हैं बम लेकर के, पहले उनको मारो ताकि तुम्हारे ऊपर हमला ना हो। पूरी अंदर की खबर बाहर दे दिया, पूरी अंदर की खबर। और प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, यह एक विश्वासघात था। बेट्रायल, मात्र विश्वासघात था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अरे सब गेम तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में, कैसे जीतेगा सिराजुद्दौला? अनुभव की कमी भी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वह एक्सपीरियंस्ड आदमी, इसके लैक ऑफ अनुभव का दुरुपयोग करते हुए मीर जाफर ने कहा, जब यह लड़ाई हो रही थी, मीर मदन और मीर मोहन ये दोनों लोग मारे गए, बड़ी वीरता से ये लोग लड़े थे, ये लोग सिराजुद्दौला के साथ में। मीर जाफर ने कहा सिराजुद्दौला से, साहब आप अपनी जान बचा के भाग जाइए, हम देख रहे हैं, हम लड़ लेंगे। अब सोचो, युद्ध और शतरंज के गेम में एक समानता होती है, वह बहुत बड़ी समानता है कि जब तक राजा नहीं मरेगा तब तक युद्ध नहीं खत्म होगा। राजा युद्ध से भाग जाए, युद्ध खत्म। राजा युद्ध में नहीं है, युद्ध खत्म। लेकिन जब तक राजा है तब तक युद्ध तो चलेगा, चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। अब मीर जाफर ने कहा, सिराजुद्दौला मान गए, भाग गए मैदान छोड़ करके। उधर रॉबर्ट क्लाइव मुस्कुरा रहा है, ये भाग गए सिराजुद्दौला। रास्ते में मीरन
जो मीर जाफर का लड़का है, रास्ते में पकड़ करके इनकी हत्या कर दिया। खत्म कहानी। प्लासी की लड़ाई एक विश्वासघात थी और कुछ नहीं था। एक विश्वासघात की लड़ाई थी। देखो कैसे बंगाल को अपने कब्जे में ले रहा है, केवल कमियों को ढूंढ रहा है और कमियों को पा रहा है। अच्छा, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है संजना, कोई बात नहीं। समझ में आया प्लासी का युद्ध? यह है प्लासी। अब तुमसे कहा जाए प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात था, तो क्या 10-5 शब्द नहीं लिख पाओगे इस पर? बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि प्लासी की लड़ाई एक विश्वासघात था, तो निश्चित रूप से लिख पाएंगे कुछ थोड़ा बहुत। जो जितनी बताया हूं बातें उतनी लिख देना पर्याप्त है। अब यह विश्वासघात हुआ और 1757 में जब ये मारे गए, गद्दी पर बैठा कौन? मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहते हैं। मिर्जाफर गद्दी पर बैठा, बड़ा मजा आया इसको। वाह, क्या क्राउंस होता है, क्या गद्दी होती है। बहुत सारा धन दिया, धन की बौछार कर दिया। धन की बौछार कर दिया। 5 लाख रुपया देने का वादा किया दक्षिण की लड़ाई में। जो दक्षिण में लड़ाई हो रही थी 57 में, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार, 5 लाख रुपए का वादा। तीसरा, 24 परगनों की जिम्मेदारी दे दी, परगनों की जमींदारी दे दी। ले, जमींदारी एक अपने आप में अकेली पर्याप्त थी, 24 परगनों की जमींदारी दे दिया। ये इतना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 57 से 60 के समय में। अब अंग्रेजों को 1 रुपए की आवश्यकता होती, तुरंत मीर जाफर के पास, भैया 2 सिगरेट पीना है, 10 रुपया, पहुंच जाता था लेकर। मतलब कंपनी बंगाल के नवाब को अपना पपेट बना चुकी थी, कठपुतली। मीर जाफर जब तक पैसा देता रहा, तब तक कंपनी इसको शाबाशी देती रही और इसको पद पर बनाए रही। ये किंग मेकर का सिद्धांत, तब उसको बैठाए रही गद्दी पर। लेकिन जैसे ही मीर जाफर ने 1760 में कहा, साहब कुबेर का खजाना खत्म हो जाएगा, तुम लोग तो हमको नोच लिए हो, और जब मीर जाफर ने पैसा देने से कंपनी को मना कर दिया, जब मना कर दिया, तुरंत कंपनी ने कहा, अरे नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे। मीर जाफर को गद्दी से हटा करके, भारत में राजा कौन नहीं बनना चाहता है, सब बनना चाहते हैं, सब काम ही नहीं है। अवस्था स्टैग्निटी एंड बैकवर्ड, आलसी और पिछड़े हैं अपने मानसिक, मैं मानसिक पिछड़े की बात कर रहा हूं, जो भी बात कर रहा हूं मन की बात करता हूं। कैसे हैं? बैकवर्ड, सोच ही नहीं पाते। आलसी तो अलग से, क्या तो किताब पढ़ने के लिए पढ़ेंगे नहीं, पढ़ पाए नहीं, पढ़ पाए। इनको हटा करके गद्दी से पूछा कंपनी ने कौन राजा बनेगा, मीर कासिम हाथ खड़ा कर दिए, मैं बनूंगा राजा, मैं बनना चाहता हूं। और 1760 में मीर कासिम राजा बना।
बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम। मीर जाफर को गद्दी से लोगों ने हटा दिया। 1760 में मीर कासिम राजा बन बैठे। ये प्लासी की लड़ाई, इस प्लासी की लड़ाई को, 1757 की लड़ाई को इतिहासकार पानीपत के पहले युद्ध से उसकी तुलना करते हैं। प्लासी बंगाल में है। कंपेयर (1526) पानीपत वार, पानीपत फर्स्ट वार। पानीपत के पहले युद्ध से तुलना की जाती है। जैसे पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर भारत में एंट्री कर गया और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने अब मुगल सत्ता को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया, स्टेबिलिटी ला दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई पानीपत के पहले युद्ध से की जाती है, जबकि 1764 बक्सर का युद्ध खानवा के युद्ध से किया जाता है तुलना इस। अभी इसके प्रतिद्वंदी सब समाप्त हो जाएंगे। जब जब कंपनी की मंशा हुई, तब तब वह कंपनी भारत को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करती है। हमारे यहां के नवाब इस बात को समझ ही नहीं पाए कि कंपनी की मंशा क्या है, कंपनी चाहती क्या है। कंपनी की चाह को समझ पाए ही नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाए। जब लतियाए जा रहे हैं तब समझ पा रहे हैं। कंपनी के मन में था, हमारे मन में क्या था, हम राजा बन जाए, हम राजा की टांग खींच दें, इनके मदद से राजा बन जाए और पूरा राजकाज देखें, और धीमे धीमे हम कैसे कंपनी के अधीन चले आए। अलीवर्दी खान ने एक वाक्य कहा था अंग्रेजों के लिए, उसने कहा कर्नाटक में जो लड़ाई हुई है या दक्षिण में जो इनका आधिपत्य हुआ है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि मधुमक्खी के छत्ते हैं ये सब, मधुमक्खी के छत्ते। अगर छेड़ा नहीं जाएगा इनको, क्योंकि उसका भ्रम था अलीवर्दी खां का, मैं उसको भ्रम मानता हूं। कहते हैं वो अलीवर्दी खां कि अगर मैं मानता हूं कि उनको छेड़ा जाए तब वो दौड़ा दौड़ा मारेंगे, और नहीं छेड़ा जाए तो उस शहद देंगे, बहुत प्रेम से मीठा शहद देंगे। ये उनका भ्रम था। वास्तव में कंपनी की मंशा तो थी ही पूरा आधिपत्य करना। कंपनी के मन में एक बात बैठी है कि यहां काहे आए हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा है कहां, राजनीति में। पैसा है कहां, राजनीति में। पॉलिटिकल में इकोनॉमी है, दबा के। और ईस्ट इंडिया कंपनी बस इसी पर अपना प्रभुत्व चाहती है। इसी पर क्या चाहती है, अपना प्रभुत्व चाहती है। एक शब्द आपको मिलेगा, उपनिवेशवाद। कॉलोनी या कॉलोनिज्म, कॉलोनिज्म। आप कॉलोनिज्म को ऐसे समझिए कि आपका एक घर है, अगर गांव में घर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, शहर में है तो भी। बहुत लोगों को क्या है, होता है फार्म हाउस। मूल घर ये होता है, फार्म हाउस दूसरी जगह पर जहां लोग बैठ करके, गांव में तो इसको जो है घोट ठोट कहा जाता है, और वहां पर गौपालन वगैरह कृषि किया जाता है। अब एक बात बताना हमको, ये जो दूसरा फार्म हाउस है, ये जो दूसरा फार्म हाउस है, यहां से क्या करते हैं हम, पशु रखे हुए हैं, एनिमल रखे हुए हैं। यहां से क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अच्छा, जो भी रेवेन्यू आता है
जो भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू का 80% और 20%, बाद में 85-15 हो गया, ये 85-15 हो गया। आप कहां खर्च करते हैं? क्या अपने फार्म हाउस पे करते हैं कि घर पे करते हैं? तो लगभग उत्तर ही आएगा, जो एक आध दो करते हो तो अपवाद हो। इस रेवेन्यू का 85% हिस्सा हम घर पर खर्च करते हैं और 15% हिस्सा हम यहीं पर खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इस फार्म हाउस को चलाना है, पशु के लिए चारा लाना है, खेती के लिए बीज लाना है, तो 15% वहां हमारा वहीं खत्म हो जाता है। ये बात समझ में आई? बात ऐसी है कि जो घर है और जो दूसरा तुम्हारा घर है, उस घर को, जो दूसरा तुम्हारा घर है जिसको फार्म हाउस मैंने कह रहा हूं, उस घर को तुम अपने घर के लिए कैसे उपयोग कर रहे हो? तो केवल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कर रहे हो, पैसा पैदा करने के लिए कर रहे हो। बस इसी अवस्था को तुम्हारे घर का, तुम्हारे मूल घर का, इसी फार्म हाउस को उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश कहा जाता है। यह हमारा भारत है और यह यूके है। भारत में जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, इस रेवेन्यू का 85% हिस्सा, अधिकाधिक रुपया यूके चला जा रहा है और कंपनी अपने आप को यहां चलाने के लिए जो कुछ रुपयों के यहां रख रही है, वह रख रही इसको संचालित करने के लिए। इसीलिए इस यूके का जो उपनिवेश है वह भारत है। कौन है? भारत है। उपनिवेश कॉलोनी कौन है? इंडिया है। तो हम उपनिवेशवाद के समय में जिए रहे और वही उपनिवेशवाद काल, गुलामी का काल जिसको कहते हैं। अंग्रेजों के भारत क्या थे, या भारत अंग्रेजों के लिए क्या था? एक कॉलोनी था, एक उपनिवेश था, जहां पर कुछ निवेश करके अधिकाधिक धन कमाया जाए, लाभ कमाया जाए उपनिवेश का। 1757 की लड़ाई अपने आप में एक विश्वासघात रही। हमारे ही देश के लोग भारत के सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल को, बंगाल के बैंकरों ने अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। बैंकरों के हाथे में बेच। ये उपनिवेशवाद समझ में आया? कॉलोनिज्म, उपनिवेश, और समझाते रहेंगे बीच बीच। अब जब मिर्जाफर 1757 में बना, बहुत रुपया दिया, बहुत रुपया दिया, बहुत रुपया दिया, और बहुत रुपया जब दिया और अंतिम में जब नहीं दे पाया, तो 1760 में दूसरे नवाब को बनाती है कंपनी, जिसका नाम होता है मीर कासिम। क्या होता है? मीर कासिम। अब देखना, मीर कासिम राजा बनना चाहते हैं, इनके मन में मनसा है कि मैं किंग बनूंगा। क्या बनूंगा? किंग। और कंपनी की मनसा क्या है? कंपनी की मनसा क्या है? कि तुम मेरा कठपुतली रहेगा, तुम मेरे पॉपेट रहोगे। क्या रहोगे? पॉपेट रहोगे, कठपुतली। और इनकी मनसा क्या थी? किंग। बस यही पहली टकराहट है कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। ये गद्दी पर बैठे मीर कासिम लगे रिफॉर्म करने, जो इनको लगा कि गड़बड़ है सुधार करने लगे, रिफॉर्म कर रहे हैं। और रिफॉर्म करने की बात कह रही हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, 3 रिफॉर्म इसने किए। पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म।
राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार। बड़ा आश्चर्यचकित होंगे आप। राजा बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री रिफॉर्म तो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? उसको करना है। राजनीतिक सुधार में लगा जमींदारों को दंडित करने, जो पैसा नहीं दे रहे थे, जो टैक्स नहीं दे रहे थे, जमींदारों को लगा सुधारने, दंडित करने लगा अलग अलग से। इसने सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। राजधानी थी कहां? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से कहां भेज दिया? मुंगेर। मुंगेर पहुंचा दिया राजधानी, नीचे से ऊपर राजधानी बदल दिया। कहा राजधानी मुर्शिदाबाद रहेगी, कंपनी बार बार आकर के हमको परेशान करेगी। राजधानी परिवर्तित कर दिया। आर्थिक सुधार में जो जमींदार थे, जिनको बड़ी आर्थिक छूटें मिली थी, बड़ी छूट मिली थी, उन सब छूटों को खत्म कर दिया। कहा जितने भी टैक्स लगते हैं उनमें 3/20 की बढ़ोतरी कर दो। बढ़ोतरी 3/32 की बढ़ोतरी। तीन बट्टा 20 की क्या कर दिया? बढ़ोतरी कर दिया। कहा बढ़ाओ, ऐसे नहीं मजा आएगा। जैसे मान लीजिए 3/32 की बढ़ोतरी हुई, जैसे मान लो 64 रुपया टैक्स लिया जा रहा था, 64 रुपया टैक्स, तो 32 दूना 64, दूतिया 6 रुपया बढ़ गया। और यही तो होगा। 3/32 की बढ़ोतरी हर टैक्स पर। कंपनी पागल हो गई, कहीं क्या हो रहा है। कंपनी मीर कासिम से कहती तुम काहे इतना दूर दूर जा रहे हो चाचा, क्या बात है? कहा अरे नहीं नहीं, गर्मी ज्यादा लग रही, मुर्शिदाबाद में मुंगेर चल रहा। कहा ठीक। फिर कहा टैक्सवा, कहा यार घाटा, रेवेन्यू कहां से पैसा लोगे, घाटा हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन तो करना ही है। और एक काम किया, जो कंपनी के अधिकारी थे उनके ऊपर एक टैक्स लगा था जिसको कहते थे खिजरी जमा, और वह टैक्स मीर जाफर जब बैठा तो उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। और इसने खिजरी जमा नामक टैक्स ले लिया, खिजरी जमा नामक टैक्स वसूल लिया। टैक्स लेने लगा, किससे? ऑफिसर से। कहा दो। अब कंपनी को बात खटकने लगी, कौन राजा बैठा दिया गया है, एकदम से पागल कर दिया है, सुधार कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है। कहा अच्छा भाई, कोई बैठेगा गद्दी पर, अपने आप को राजा समझेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगा। मोदी जी बताते रहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं देश का, समझो। बीच बीच में बताते रहते हैं आपको, एक बढ़िया सा शॉट देंगे, झटका दे देंगे, ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया। वो कहते थे हमको भूलना नहीं, राजा का यही काम है, होता है। गद्दी पर बैठा, तुरंत पॉलिटिकल रिफॉर्म। कहा राजधानी पहले बदलो, आज जितने भी दंडाधिकारी आ रहे हैं सबको दंडित करो। जो जमींदार पैसा नहीं दे रहा है, जो टैक्स चुरा रहा है, जो जमींदार टैक्स दे नहीं रहा है, उनको मारो, दंडित करने लगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म, सभी टैक्सों में 3/32 की बढ़ोतरी, कुछ कुछ बढ़ा दिया सब में। और साथ ही सैन्य सुधार, सेना रखने लगा किसकी तर्ज पर? फ्रांस की तर्ज पर। जैसे फ्रांस में सैनिक रखे जाते हैं, वैसे फ्रांस की तर्ज पर सेना रखने लगा। अब तो इनकी हालत और खराब हो गई कंपनी की, अब तो इनकी एकदम हालत बेकार हो गई, दशा खराब हो गई कंपनी की। क्या हो रहा है ये? सेना रख रहा है, वो भी कंपनी फ्रांस की सहायता, फ्रांस की तर्ज पर। और सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई
जब जब सबसे बड़ी दिक्कत तब हुई जब इसने मुंगेर में एक तोपखाना खोल दिया। ले अभी कुछ बाकी था, सब खोल दिया, तोपखाना खोल दिया, बस कंपनी में आग लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी में आग लगी कि तोपखाना क्यों, अब लग रहा है तोप बनाएगा, बारूद लगाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी बंगाल की खाड़ी में फेंक देगा उठा। और यही सबसे तात्कालिक मुद्दा बना बक्सर के मैदान का और मीर कासिम और कंपनी के बीच दरार का। दरार हो गया, बहुत बड़ी दरार हो गई। अब अगर इसको समझौता के माध्यम से भरा न जाए तो यह ब्लास्ट ही होने वाला है, ब्लास्ट ही हो जाएगा। ऐसा हो गया। एक बड़ा प्यारा सूत्र दे रहा हूं आपको, बड़ा बढ़िया सूत्र है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अननेसेसरी केयर करने लगता है, अनावश्यक केयर, खाना खाए, पानी पी लिए, थोड़ा बुखार था, दवा नहीं खाए, अननेसेसरी केयर। अरे दवा नहीं कोई खाएगा, बुखार होगा तो, खाना नहीं खाएगा कोई, आप ही कहेंगे तब खाएगा कोई। ये अननेसेसरी केयर लगभग अप्रॉक्स चेंज इनटू अफेयर, अफेयर में बदल जाता है। अननेसेसरी केयर लगभग चेंज इनटू अफेयर, और अफेयर लगभग चेंज इनटू मैरिज। शादी हो गई, अब सारी बातें झूठ पर आधारित थी। तुम्हारे लिए चांद तारा तारा तोड़ कर लाया जाएगा, ये है वो है, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, फला ढेका, झूठा वादा रहा। यहां अननेसेसरी केयर हुआ, यहां लगभग अफेयर में चेंज हो गया, और अफेयर लगभग चेंज इनटू मैरिज, विवाह में चेंज हो गया। अब ये तो पहला पहलू है, ये पहला पन्ना है। दूसरा पन्ना देखो, अब शादी हो गई, घर आ गए, जब शादी हो गई, घर आ गए, सुबह सुबह उठे और देखें खैनी मल रहा है। तुम खैनी खाते हो, तुम तो बताए नहीं थे खैनी खाते हैं। शांत हो गया माहौल। शाम को कहीं मदिरा पी करके चले आए, बवाल और हो गया। अरे मदिरा पीते हो, बहुत दुष्टता की हो तुम्हारे साथ, बड़ी बदतमीजी है ये। और वहीं से रिफ्ट, दरार शुरू हो जाता है। अब हर बात पर तुमको गाली पड़ेगी, झूठ बोल के शादी किया, बहुत मारेंगे तुमको। वह प्रत्येक दिन झगड़े में तब्दील हो जाएगा और आपस के प्रेम संघर्ष में बदल जाएंगे, जिसको स्ट्रगल कहते हैं। संघर्ष में बदल जाएगा। ये पहला पन्ना, ये सेकंड हकीकत वाला। और अगर स्ट्रगल को नहीं रोका गया, अगर स्ट्रगल में समझौता नहीं हुआ, अगर कसम नहीं खाया गया कि आज के बाद नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, तो यह एक दिन क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बड़ा प्यारा फार्मूला है ये। ये है मैरिज, ये है डिवोर्स। देख लो, अब अननेसेसरी केयर लगभग चेंज होता है अफेयर, अफेयर लगभग चेंज हो जाता है मैरिज में। आज की युग, अगले दिन रिफ्ट शुरू होती है, रिफ्ट चेंज होती है स्ट्रगल में, और स्ट्रगल चेंज होता है ब्लास्ट में, विद्रोह में। यह फार्मूला इतिहास के पन्ने से है। अंग्रेजों ने अननेसेसरी केयर किया बंगाल के नवाबों का, अंग्रेज और नवाब के बीच में अफेयर हो गया। और यह अफेयर कब शादी में बदल गया, मतलब घर आना जाना, उठना बैठना, दावतें दावतें, इश्क सब होने लगा।
बंगाल अंग्रेजों को प्यारा लगने लगा। हम मैरिज मतलब उसको अपने घर में जगह दे दिए, जमींदार उसको बना दिए। और जब जमींदार बनाया, जब हमारी शक्तियों का दुरुपयोग, जब दस्तक हमने दिया, दुरुपयोग किया, तो हमारे उसके बीच में रिफ्ट हो गया कि अधिकारियों को दे दिया हमने, उस दुरुपयोग क्यों कर रहे, मित्रों को दे दिया, बंगाल को घाटा लग गया। अब हम उसको रोकने का प्रयास करते, स्ट्रगल हो गया, और यही स्ट्रगल बदल गया चेंज इनटू ब्लास्ट, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। ये मुना मीर कासिम की पहली लड़ाई वहीं उसके मानसिक द्वंद में शुरू हो गई, जब उसने सोचा कि मैं राजा हूं, कंपनी जो किंग बना रही है उसने तो आपको पपेट समझा है, आपके सोचने से क्या होता है। और आपने किया भी, मीर कासिम ने किया, पॉलिटिकल रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, मिलिट्री रिफॉर्म किया। और जब ही मिलिट्री रिफॉर्म करने आए, दिक्कत वहीं पैदा हुई जब मुंगेर में तोपखाना की स्थापना इन्होंने कर दिया। मुंगेर में क्या स्थापित कर दिया, तोपखाना बना दिया। और यही मुंगेर में तोपखाना बनाना, यही मुंगेर में तोपखाना बनाना मीर कासिम और कंपनी के बीच ब्लास्ट करवाएगा। कंपनी बंगाल के नवाब के घर पर दखल अंदाजी कर देगी। कंपनी का एक हवलदार अधिकारी, हवलदार का अधिकारी क्या, एलिस पटना में रहेगा, जाकर के मुंगेर पर छापा डलवा देगा। आर्मेनिया का व्यापारी, यहां तक बातें समझ में आई नहीं आई, कठिन तो नहीं लग रहा है? बोलो भाई, कुछ बताया ही नहीं। बैटल ऑफ प्लासी यहीं से शुरू किया हूं। फोर्ट विलियम मानिकचंद घूस दे करके ले लिया, विभीषण को बुलाया और यहां पर उसके ऊपर लगा करके प्लासी की लड़ाई, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। मीर जाफर राजा बना, पैसा दिया। इसके बाद मीर कासिम बना। मीर कासिम राजा बनना चाहता है और कंपनी उसको कठपुतली बनाना चाहती है। तीन काम के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिए, आगे हम चले। निशा जी बहुत बढ़िया, संगीता बहुत बढ़िया, हरिवंश जी समझ में बस आपको आए, यही हमारा लक्ष्य है। आप केवल समझ पाए और दो अक्षर लिखने का प्रयास करें, बस उतना हमको चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा, कोई तनाव नहीं होगा। बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए गुप्ता, रोशनी परेशान ना रहो, वो जिम्मेदारी हमारी है। तुमको मैटर्स क्या मिलेगा, जिम्मेदारी हमारी है, मैं उसको डलवा दूंगा पीडीएफ में। ये नहीं, पूरा उसका बायोडाटा डिक्टो सवाल के साथ। थोड़ा सा केवल कहानी को समझते रहिए, कैसे फार्मूला है, कैसे। अगर बुक्स पढ़ रहे हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत गलत बात है, यो मान लीजिएगा। तो क्या उत्तर आपने दिया था कि जो दोस्त था जिसको उसने थप्पड़ मार दिया था, उसको क्या देना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए या नहीं? थैंक यू बोलना चाहिए या नहीं? बोलना चाहिए। अच्छा, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसने मारा था, जब उसने मारा था तब वह यह विचार नहीं किया था कि कान ठीक होगा, वो विचार कानवा फट जाए ऐसा मारेंगे। यही अंग्रेज किए हैं। हमको दर्द थी, झापड़ पड़ा और यह तो एक संजोग है, ठीक हो गया। बाकी और चर्चाएं होती रहेंगी, आज इतना ही। बक्सर की लड़ाई अगली क्लास में आपसे कराएंगे और आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसका तनाव ना लीजिए, मैटर्स का वो तो देंगे हम एकदम से बेहतरीन आपको, ठीक। दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।